तो सीधे आपको लिए चलते हैं नैनीताल, जहां पे भीमताल को सीएम धामी ने एक बड़ी सौगात दी है। इंतजार कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रतियोगिता स्थल पर, लोकार्पण स्थल पर उपस्थित हो चुके हैं। शिलान्यास की योजनाएं, 9 योजनाएं इस समय आरक्षित रखी गई हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से इन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। हम हृदय से अपने जनता जनार्दन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए आप हजार लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। ये विशेष परंपरा का किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पीछे रहना लगातार उत्तरोत्तर विकास के आयामों को दिशा देते हुए आज इस भव्य लोकार्पण और योजना के तैयार के कार्यक्रम को अनुग्रहित करेंगे। राज्य योजना के अंतर्गत इसमें सैन्य योजना है जो कि 435.44 लाख से। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित जेल विकास बोर्ड की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य को सभी जेलों में एक जेल एक प्रोडक्ट योजना लागू की जाए, जिसके तहत प्रत्येक जेल में एक विशिष्ट उत्पाद का विकास किया जाएगा। साथ ही इस दौरान उन्होंने कारागारों में निरुद्ध बंदियों के कौशल विकास के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही और मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया है कि आईटीआई के माध्यम से जेलों में विभिन्न ट्रेंडों का प्रशिक्षण दिया जाए और राज्य के लिए जेलों के विकास का एक अलग मॉडल तैयार किया जाए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी ने पौड़ी में मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के चलते पौड़ी के डीएफओ को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में जंगली जानवरों का अधिक भय है, ऐसे क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को स्कूल तक छोड़ने और घर तक लाने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा एस्कॉर्ट की व्यवस्था की जाए। मानव वन्यजीव संघर्ष में किसी परिवार से कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वन विभाग प्रभावित परिवार की आजीविका को सहायता देने के लिए 2 सप्ताह के अंदर नीति बनाकर प्रस्तुत करे। सीएम धामी ने कहा, जनपदों में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए जिन भी उपकरणों की जरूरत है उन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। पौड़ी जनपद के गजेल्ट गांव में आतंक फैलाने वाला नरभक्षी गुलदार आखिरकार मार गिराया गया है। कई दिनों तक हमले करने वाले इस गुलदार ने स्थानीय ग्रामीणों में डर का माहौल बना दिया था। उत्तराखंड सरकार अब मानव वन्य जीव संघर्ष को गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागीय समन्वय मजबूत करने और जमीनी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जन धन की हानि किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए और फील्ड स्तर पर तैनात डीएफओ, एसडीओ और रेंजर अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है ताकि संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा प्रभावी ढंग से लागू हो सके। किसी भी कीमत पर जान माल की नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमने
वन विभाग, अन्य विभाग, जिले के अधिकारी, उन सभी को कहा है कि समन्वय बनाकर निगरानी करें और लोगों को बीच में जाकर उनकी हर प्रकार से सुरक्षा हो, उसकी व्यवस्था को संपन्न करने का काम सभी विभाग और जिला एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर उसको आगे बढ़ाएंगे। और विशेषकर जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, डीएफओ हैं, उनके एसडीओ हैं, रेंजर हैं, उनका सबका उत्तरदायित्व फिक्स किया जा रहा है। कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण तथा ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री गणेश जोशी ने सर्किट हाउस अल्मोड़ा में विभागों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में उन्होंने कृषि, उद्यान, सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास विभागों की योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली। समीक्षा के दौरान कई अधिकारी बिना आवश्यक आंकड़ों के मौजूद रहे, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया और नाराजगी अपनी व्यक्त की। कई विभागों की प्रगति से मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि विभाग के अधिकारी आंकड़ों के साथ यहां पर नहीं आए हैं। मैंने उससे कहा कि भविष्य में जब आप बैठक में आए पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि आज जितने भी चाहे भारत सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, वो सीधे आम जनमानस तक अगर पहुंचे तो हम कृषि व उद्यान से इस प्रदेश की आर्थिकी को हम बदल सकते हैं। आज हम मिलेट्स के लिए पॉलिसी लेकर आए हैं, उसमें 80% सब्सिडी देते हैं। हम कीवी के लिए पॉलिसी लाए हैं, उसमें हम सब्सिडी देते हैं। हम ड्रैगन फ्रूट के लिए सब्सिडी। वन्यजीव मानव संघर्ष के बढ़ते मामलों पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चिंता जताते हुए कहा कि हालात नहीं सुधरे तो लोग अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाने को मजबूर हो सकते हैं। इस पर बीजेपी विधायक और प्रवक्ता विनोद चमोली ने उनकी चिंता का समर्थन किया, लेकिन कहा कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्हें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। चमोली ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। अभी हमने कभी वन्यजीव और मानव संघर्ष बढ़ रहा है, ये सबकी चिंता का विषय है। ये कोई उन्हीं की चिंता नहीं है, ये हमारी भी चिंता है। हम भी उत्तराखंड के नागरिक हैं, हम लोग भी एक जिम्मेदार दल के कार्यकर्ता हैं। हमारी सरकार चल रही है और आपने देखा मुख्यमंत्री इस पर लगातार बैठकें कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और गणेश गोदियाल जी भी उसी चिंता को जाहिर कर रहे हैं और करनी भी चाहिए उनको। उत्तराखंड के नागरिक हैं, विधायक रहे, आज एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो वो कोई अलग से हट के बात नहीं कर रही है। जो चिंताएं हम लोगों की वही चिंता उनकी भी है। और जहां तक उनका ये कहना है कि मैंने नकली बंदूक उठाई, मेरे बारे में इस तरह की बात कर, तो देखिए ये बंदूक अगर हरक सिंह रावत उठा लेते तो शायद लोग उसको उतना गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन गणेश गोदियाल जी की जो छवि है सबकी नजरों में, जब वो बंदूक और मार काट और तोड़ फोड़ की बात। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने राज्य की बहुप्रतिष्ठित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। मंत्री ने बताया कि गोलापार में लगभग 35 एकड़ भूमि जो इंदिरा गांधी फुटबॉल स्टेडियम से सटी हुई है, उसके हस्तांतरण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच सैद्धांतिक सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ये भूमि खेल विभाग के नाम हस्तांतरित कर दी जाएगी। रेखा आर्य ने विश्वास जताया है कि वर्ष 2026 तक भूमि पूजन से लेकर कक्षाओं के संचालन तक की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उनके अनुसार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जल्द ही उत्तराखंड को समर्पित कर दी जाएगी, जिससे राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक बड़े संस्थागत बदलाव का रास्ता खुलेगा। और आत्मनिर्भर राज्य बनने की दिशा में इसी प्रकार निरंतर प्रगति। देखिए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर हम सब लोग लगातार इसके अपडेट से वाकिफ है और वर्तमान अपडेट ये है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गोलापार में जो लगभग 33 एकड़ लैंड हमारे को इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम से लगती हुई जो भूमि है उसकी आवश्यकता रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार के साथ में सैद्धांतिक सहमति बन गई है। और मैं समझती हूँ कि बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी के जिस प्रकार से हैं, बहुत जल्द जो है भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई भी जो है वह स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के नाम पे हो जाएगी। फिर उसके बाद में 2026 में ऐसा मानती हूँ कि वहां पर भूमि पूजन से लेकर
कक्षा स्टार्ट करने तक में हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे और बहुत जल्द जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो बाजपुर के आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में नारी सशक्तिकरण हॉल का लोकार्पण नेता प्रतिपक्ष व विधायक यशपाल आर्य ने किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र खत्री और प्रबंधक सुनील खन्ना ने यशपाल आर्य को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में मुझे आने का अवसर मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सम्मानित रोहित खत्री जी को और उनके सहयोगी जो प्रबंध कमेटी है सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज नवनिर्मित सभागार और महिला सशक्तिकरण वॉल का लोकार्पण हुआ है। यह मेरे लिए बड़े गौरव की बात है और निश्चित रूप से जब भी इंटर कॉलेज में आया हूं, आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में जब भी आया हूं तो एक सुखद अनुभूति हुई है। मैंने देखा है कि जो हमारे बालिकाएं हैं उनमें नई एक ऊर्जा, नई एक चेतना, नई उमंग। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य के सांसदों पर तीखा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सांसदों को संसद में उठाए गए मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। गोदियाल ने आरोप लगाया कि यदि संसद में कोई मुद्दा उठाया जाता है तो वो सार्वजनिक होता है और उस पर सांसदों को अपनी राय रखनी चाहिए। जहां के भी सांसद ने मुद्दा उठाया, हो सकता है कि कुछ लोग उस सांसद को संपर्क किए होंगे उत्तराखंड के सांसदों के, लेकिन ये गंभीर बात है कि जब उत्तराखंड के सांसदों को ये बात पता चली कि उत्तराखंड के संबंध में बात हो रही है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये बात हो रही है, तो उन्हें इस पर रुचि दिखाते हुए अपना मत प्रकट करना चाहिए था, जो नहीं किया उन्होंने। संसद में जब एक बार कोई बात पुटअप कर दी जाती है तो वो बात किसी एक की नहीं रह जाती, वो सार्वजनिक बात होती है और उसमें यह भी निहित है कि उस बात पर कोई व्यक्ति अपना मत रख सकता है। इवन उत्तराखंड का ही नहीं, केरल का सांसद भी रख सकता है अपनी बात। कोई बात अगर संसद में रख दी जाती पटल पर तो वो सार्वजनिक है, सबकी है, तो उसमें कोई भी अपना मत रख सकता है। लेकिन उत्तराखंड के सांसदों का मौन रहना। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के ऊपर 2027 के विधानसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी है, तो वहीं कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले इतिहास को भी दोहराया है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता मथुरा जोशी तक का मानना है कि प्रीतम सिंह के समय से एक परंपरा चली आ रही है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष तो बनते हैं लेकिन कार्यकारिणी पुरानी ही रहती है। लेकिन जिस तरीके का अभी तक का वातावरण रहा है, आपने देखा होगा कि पिछली कार्यकारिणी भी गोदियाल जी बना नहीं पाए थे, उससे पहले हट गए थे। और करण नगर जी ने जो प्रीतम सिंह जी की कार्यकारिणी थी उसी से काम चलाया था पूरे 4 साल तक। अभी भी शायद वही कार्यकारिणी चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी वही कार्यकारिणी काम करेगी। कांग्रेस में जिस तरीके का सिर फुटबॉल हो रहा है, जिस तरीके का वातावरण बन रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, एक दूसरे को अपमानित करने का, आप देख ही रहे हैं कांग्रेस में क्या स्थिति बन रही। उससे नहीं लगता है कि जल्दी ही कांग्रेस की कार्यकारिणी आएगी ऐसा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सचिवालय में वर्चुअल माध्यम से सभी जनपदों के जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की तैयारियों, जनपद और ERO स्तर पर प्रत्येक मतदाता तक पहुंचे और बूथ अवेयरनेस ग्रुप से संबंध में विस्तार से समीक्षा की। CEO ने बैठक में निर्देश दिए कि बूथ लेवल ऑफिसर BLO आउटरीच अभियान के तहत अपने क्षेत्र के मतदाताओं से संपर्क, समन्वय और संवाद स्थापित करें। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि BLO के नियमित भ्रमण की मॉनिटरिंग की जाए और नियमित रिपोर्ट CEO कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। तो ऋषिकेश क्षेत्र को बाल श्रम मुक्त बनाने की कवायद तेज हो गई है, जिसके तहत श्रम विभाग ने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर बाजार में जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान
अधिकारियों ने व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रखने के लिए प्रेरित किया, जिस पर और जानकारी देते हुए लेबर कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि पहले चरण में जागरूकता फैलाई जा रही है। ऋषिकेश क्षेत्र को नो चाइल्ड लेबर जोन बनाना है। इसी के क्रम में पूरे ऋषिकेश क्षेत्र में अभी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें डीटीएफ के सारे मेंबरान हैं। इसमें हमारे आईसीडीएस से हैं, डीपीओ साहिबा हैं, आसरा ट्रस्ट है और बचपन बचाओ आंदोलन की टीम से भी आए हैं और श्रम विभाग इसको लीड कर रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि पहले नागरिकों को और दुकानदारों को, प्रतिष्ठान स्वामियों को ये बताया जाए कि चाइल्ड लेबर को निषेध करना है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही हमें ऋषिकेश को पूरा बाल श्रम मुक्त करना है। तो इसके तहत जो हम एक जन जागरूकता अभियान भी कर रहे हैं और जागरूकता अभियान के उपरांत जो है हमारे निरीक्षण की भी कार्रवाइयां रहेंगी और प्रयास ये रहेगा कि अधिकांश लोग जो है इसके बारे में, अधिनियम के बारे में जाने और कोई अगर ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो 1098 या श्रम विभाग में कोई भी लिखित शिकायत देकर या टेलीफोनिकली भी शिकायत देकर बाल श्रम के उन्मूलन में हमें आम नागरिक भी सहयोग दे सकते। देवाल विकास खंड के मोपाटा गांव से एक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद चौड़गांव को लौटते समय एक इको स्पोर्ट वाहन ढालदा सड़क पर अचानक ही गहरी खाई में जा गिरा, जबकि घटना के समय चालक वाहन में मौजूद ही नहीं था। दुर्घटना का साफ कारण अभी मालूम नहीं हो पाया है। वहीं हादसे में चौड़गांव की 2 महिलाओं बसंती देवी एवं मोहिनी देवी को मृत बताया जा रहा है, जबकि एक घायल भजन सिंह ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही 108 में दम तोड़ दिया। इस हादसे में 2 अन्य घायल बताए गए हैं, जिन्हें देवाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को प्रस्तावित कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को सफल बनाने के लिए लालकुआं क्षेत्र में तैयारियां तेज हो गई हैं। युवा कांग्रेस नेता एवं किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव हिमवती नंदन दुर्गापाल ने व्यापक जनसंपर्क कर लोगों से रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। दुर्गापाल ने दावा किया है कि लालकुआं से करीब 2000 कार्यकर्ता रैली में शामिल होंगे। तैयारी हमारी पूरी है। संगठन ने, प्रदेश के संगठन ने सबकी जिम्मेदारियां तय कर दी हैं और सबको विधानसभा वाइज जिम्मेदारियां दे दी हैं पूरे प्रदेश में और सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली लेके जाना है। तो ऐसे ही हमें लालकुआं विधानसभा के बारे में भी कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग दिल्ली पहुंचे और राहुल जी के, खड़गे साहब के विचारों को सुने और जिस तरीके से सरकार सत्ता की चोरी कर रही है उसका खुलासा होगा वहां और सारे कार्यकर्ताओं को बताया जाए किस तरीके से सरकार जो है वोटों की चोरी कर रही है, सत्ता को चुरा रही है आम जनमानस से और चुरा के वो लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ एक तानाशाही रवैये के साथ सरकार चला रही है। तो हमारा ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग, कई हजारों कार्यकर्ता जो है विधानसभा से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो सिर्फ यही है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये ना। देहरादून में नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले नर्सिंग बेरोजगारों ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया। बता दें कि लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे नर्सिंग कर्मियों के तेवर एक बार फिर उग्र दिखाई दिए। तो वहीं प्रदर्शन के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। आज इन लोगों को 7 दिन हो गए लड़ाई लड़ते लड़ते। देखिए ये हमारे बच्चे हैं, इनका संघर्ष वाजिब है क्योंकि 10 साल तक अगर आप नर्सिंग की भर्ती नहीं करोगे और अचानक आप जो है 10 साल बाद जो है नर्सिंग का टेस्ट कराने लगोगे, कोई भी बच्चा, मैं कह रहा हूँ IAS हैं, PCS हैं, PPS हैं, आज अगर जो DSP बन गए इनको टेस्ट में बैठा दिया जाए तो ये नहीं पास हो सकते, इन पे अनुभव ज्यादा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ईयर वाइज हो रही है भर्तियां, अब तक आप ईयर वाइज करते रहे, अचानक ऐसे क्या होगा कि आप जो है कम वो करा रहे हो,
ये चुनाव का वर्ष है, आप इस बार ये रिवाइज कर दो और उसके बाद फाइनली कर दो कि अगली सरकार जो भी आएगी वो भर्तियां फिर जो है एग्जाम से कराएगी। इस बात पर हम सहमत हैं, लेकिन आप अचानक एग्जाम से कराने पे आ जाओ। अब तक आप उत्तराखंड की प्रमुख निर्माण एजेंसी ब्रिज रोपवे टनल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक बार फिर चर्चाओं में है। राज्य सरकार ने ब्रिजगुल के प्रबंध निदेशक एनपी सिंह के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने उन्हें उनके वर्तमान पद से अवमुक्त करते हुए अपर सचिव लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में संबद्ध किया। तो ब्रिजगुल के प्रबंध निदेशक के खिलाफ आई शिकायत उनके लिए मुश्किलें बढ़ा चुकी हैं और फिलहाल एफिडेविट पर की गई इस शिकायत के बाद शासन ने प्रबंध निदेशक को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। देहरादून एसएसपी के निर्देश पर दून पुलिस द्वारा सीनियर सिटीजन सुरक्षा अभियान के तहत थाना प्रेमनगर क्षेत्र में अकेले रह रहे 22 बुजुर्गों से मुलाकात की गई। पुलिस टीम ने उनकी कुशलक्षेम पूछकर थाना कंट्रोल रूम, चीता पुलिस व अधिकारियों के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए और हर संभव मदद का भरोसा दिया। बुजुर्गों को साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। जिन सीनियर सिटीजन के पास दैनिक उपयोग का सामान या दवाइयां कम थी उन्हें पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए। खासकर देहरादून में राजधानी में निवास करते हैं, बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो अकेले एकाकी रूप में रहते हैं, क्योंकि उनके बच्चे कहीं न कहीं विभिन्न कारणों से बाहर विदेशों में या अन्य जगहों पर कार्यरत हैं, जिस कारण से वो यहाँ पर अकेले रहते हैं। तो इसको देखते हुए पूर्व में भी जो हमने एक डेटाबेस भी बनाया था जहाँ से एकाकी बुजुर्ग रहते हैं उनके घर पर यथासंभव पुलिस जाए, उनसे खासकर जिस तरह से साइबर फ्रॉड में देखा गया कहीं न कहीं ट्रैप हो जाते हैं, अकेले रहते हैं, उनको कोई शेयर करने वाला नहीं होता या बताने वाला नहीं होता। उसको देखते हुए थोड़ा उनको साइबर क्राइम के बारे में भी जागरूक करने के, जिससे कि अपने कहीं जगह पूंजी रख हो जाए या कोई जिस तरह से अभी डिजिटल अरेस्ट का कई इस तरह की घटना उनके साथ ना हो। तो उसको देखते हुए कोशिश की जा रही है कि पुलिस को यथासंभव उन तक पहुंचे वह साइबर क्राइम के बारे में उनको जागरूक करें और कोई भी ऐसी समस्या है तो उनको अपने नंबर शेयर करें जिससे कि वो पुलिस को तत्काल सूचित कर सके। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।